हेलो बेटा, वेलकम टू वर्मा क्लासेस। बेटा लास्ट क्लास में हमने है ना दो टॉपिक किए थे। दैट इज सबसे पहले एक हमने इंट्रोडक्शन किया था और उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट किए थे और इसी के साथ हमने इनकी केस स्टडी भी की थी। आज की जो क्लास है बेटा उसमें हम करेंगे अगले दो टॉपिक लाइक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर अच्छे से क्लैरिटी चाहते हैं कॉन्सेप्ट की तो मेरे पढ़ाने के बाद आप सेल्फ स्टडी भी जरूर करो। सिर्फ ये नहीं कि सुन के काम बन जाएगा, आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। आप बुक रेफर करो, एनसीईआरटी रेफर करो। पार्ट ए के लिए मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसमें आपको बहुत सारी चीजें अलग मिलेंगी। ऑल्दो उसके अंदर पॉइंटर्स थोड़े से कम हैं, रेफरेंस बुक में थोड़ा सा इजी है, लेकिन आप एनसीईआरटी को रेफर करेंगे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, उसमें आपको सीयूटी में भी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए बेटा, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं ले रहा और हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? देखिए, मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? उद्देश्य। भाई मैं मैनेजमेंट कर रहा हूं तो मैं मैनेजमेंट क्यों करूंगा, क्या रीजन है कि मुझे मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। तो अगर वैसे देखा जाए तो मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम ठीक तरीके से चले, जिससे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा सके। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना एक अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ठीक है, उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम अब इन्हीं को स्टडी करेंगे। तो देखिए, मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो तीन ऑब्जेक्टिव हैं बच्चों। पहला ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल, तीसरा पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल को इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी बोला जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? वो ऑब्जेक्टिव जो रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, जो रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? वो मेनली उसके तीन रीजन होते हैं। पहला, मैंने मान लीजिए कोई बिजनेस सेटअप किया, ठीक है, अब मैं उसको मैनेज कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? ताकि वो थोड़ा सरवाइव कर सके। ठीक है, अब जैसे ही मैनेजमेंट सरवाइव हो गया, मतलब एक स्टेबिलिटी आ गई, देन मैं क्या करूंगा? अब मैं सोचूंगा कि अब मैं प्रॉफिट भी अर्न करना शुरू कर सकूं। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे अब मेरे पास प्रॉफिट आएगा, तो मैं अब क्या करूंगा? मेरे पास प्रॉफिट आया, अब मैं क्या करूंगा? मेरा बिजनेस एक्सपेंड करने की कोशिश करूंगा। तो दैट इज ग्रोथ। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में तीन चीजें आती हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो सबसे पहले समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। देखिए, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली इट इज एज्यूम दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव। ये एज्यूम किया जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन ये ट्रू नहीं है बेटा। बट इट इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन should be to utilize human and material resources to the maximum possible advantage। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी भी चीज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना। आपको मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि मैनेजमेंट के अंदर दो चीजें बहुत जरूरी हैं। क्या? एक तो इफेक्टिवली, दूसरा एफिशिएंटली। और आप मैनेज किसको करते हो? मैनेजमेंट की जब डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बताया था, मैनेज प्लस मैन प्लस टी। मैन मतलब पीपल, ह्यूमन बीइंग। टी माने थिंग्स, जो आपके मटेरियल रिसोर्सेज हैं, जिनको आप यूज करके आप अपना काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, टू फुलफिल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस दीज आर। अगर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है तो उसमें तीन बातें आती हैं। सबसे पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ। ठीक है, तो सर्वाइवल आपका क्या होता है? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस, सर्वाइव करना। जब भी आप बच्चे देखिए कि कोई भी बिजनेस सेटअप होता है तो सबसे पहले वो प्रॉफिट अर्न के बारे में नहीं सोचता, वो सर्वाइवल के बारे में सोचता है। सर कोई एग्जांपल दो। तो बच्चों मैं आपको एग्जांपल देता हूं जियो का। अगर आप लोगों को याद हो या आपके कोई एल्डर ब्रदर सिस्टर होंगे जिन्होंने जब जियो लॉन्च हुआ था उस टाइम पे जियो की सिम को यूज किया हो, तो उनसे पूछना, जियो ने सबसे पहले स्ट्रेटेजी पता है क्या किया था?
जियो ने अपनी सिम्स फ्री में दी, फ्री में प्लान दिया था उन्होंने। अब लोगों को क्या हो गया, हैबिट हो गई। अब धीरे 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 उसने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ सिम बांटता रहा। ठीक है, लोगों को इंटरनेट मिलने लग गया। उस टाइम पे इंटरनेट थोड़ा सा कॉस्टली था। देन जब लोग हैबिचुअल हो गए, देन जियो ने क्या गेम खेला, उसने अपना प्लान लॉन्च कर दिया कि आप 1 मंथ का, 3 मंथ का, 1 ईयर का इंटरनेट का पैकेज अलग, टॉपअप अलग। तो वो सारी चीजें जियो ने क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। कब, जब वो सरवाइव कर पाया, मतलब सबसे पहले सर्वाइवल। जब जियो लॉन्च हुआ था सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती थी कि जो बाकी नेटवर्क कंपनी थी वो कनेक्टिविटी भी नहीं देती थी। मतलब जियो टू जियो आप कॉल करते तो आपका एक बार में लग जाता, लेकिन जब जियो से आप दूसरे नंबर पे लाइक एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया पे आप कॉल करते तो आप 2-3 बार जब तक डायल ना करो आपका कॉल लगता ही नहीं था। ये प्रॉब्लम थी। तो धीरे धीरे पहले जियो ने अपने आप को क्या किया, सर्वाइवल स्टेज पे लेके आया, स्टेबल लेके आया अपने आप को। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल। In order to survive, an organization must earn enough revenue to cover its cost. सर्वाइवल के लिए उसको क्या चाहिए, बस वो इतना करते रहे कि जो उसकी कॉस्ट आ रही है वो उसके रेवेन्यू में क्या हो जाए, कवर अप हो जाए। ठीक है, अब जैसे ही सर्वाइवल हो गया, देन नेक्स्ट चीज क्या आई, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन मेक प्रॉफिट। एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करे, ये इंश्योर करना किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है। प्रॉफिट का मतलब क्या है, अगर आप आसान शब्दों में समझे तो प्रॉफिट का मतलब होता है आपका रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। आपका जो कॉस्ट आ रहा है उससे ऊपर जो भी रेवेन्यू है वो सारा आपका क्या है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट बहुत ही जरूरी है। अगर आपका कोई भी बिजनेस है और आप उसको स्मूथली रन करना चाहते हो तो इट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करें। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट इसलिए भी जरूरी है, अगर सडनली आपके पास कोई रिस्क अराइज हो जाता है तो आप उसको फेस कर सके। इज दैट क्लियर। और जब आप प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद आता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, आप अपनी चीजों को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आप नया ऑफिस सेटअप कर रहे हैं, एम्प्लॉयज का बढ़ना भी ग्रोथ होता है, आपका प्रोडक्ट का बढ़ना भी ग्रोथ होता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। टू रिमेन इन द इंडस्ट्री, मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुल्ली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैनेजमेंट इंडस्ट्री में अपने आप को रखना चाहता है तो उसको ये बहुत जरूरी है कि वो पूरी के पूरे अपने पोटेंशियल को यूज करके ग्रोथ करने की कोशिश करे। ग्रोथ ऑफ द बिजनेस कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ सेल रेवेन्यू। ग्रोथ कैसे आप मेजर कर सकते हो, पहले मेरी सेल 1 लाख थी, अब 10 लाख हो गई, क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉय, पहले मेरे पास 10 एम्प्लॉय थे, अब मेरे पास 50 एम्प्लॉय है, मतलब मेरा बिजनेस बढ़ गया, ग्रोथ हो गया। गिविंग, इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। पहले मैं 2 प्रोडक्ट बनाता था, अब मैं 4 प्रोडक्ट बना रहा हूं, मेरा ग्रोथ हो गया। इंक्रीज इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट एसेट्रा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने पहले 5 लाख लगाई थी, अब मेरा बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि मुझे 50 लाख लगानी पड़ी। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस ग्रो किया है, मतलब ग्रोथ हो रही है। तो ये आपका क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सिर्फ कंपनी के बारे में ही सोचना, क्या यही ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का? द आंसर इज नो। इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें आपका एक और आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है थिंक अबाउट सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में सोचना वो भी बहुत जरूरी है। अगर आप सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप अपने बिजनेस को लॉन्ग रन तक नहीं रन कर पाएंगे। सर ऐसा क्यों? देखिए बच्चों, जो भी बिजनेस है, जब भी वो काम करता है, वो रन करता है, तो वो जितने भी रिसोर्सेज को यूज करता है वो उसको सोसाइटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करेंगे तो सोसाइटी आपके लिए भी कुछ नहीं करेगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बिजनेस जो है वो सोसाइटी के बारे में भी सोचना शुरू करे और उसके बारे में भी कुछ चीजें करे। तो इट इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए कुछ बेनिफिट क्रिएट करे। दिस रेफर टू कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कॉन्सिक्वेंट ऑफ
सोसाइटी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उनके लिए चीजों को आप क्रिएट करें। दिस इंक्लूड इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड यूज करें। आप कोई भी चीज बनाना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए ताकि आपकी प्रोडक्शन की प्रोसेस से इन्वायरमेंट में कोई भी पोल्यूशन ज्यादा ना फैले। गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू डिसएडवांटेज सोसाइटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल एक्सेट्रा। साथ ही साथ आपका कोई इकोनॉमी में ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर क्या है, कोई वीकर सेक्शन है। अब वीक सेक्शन है तो वहां पे आप कभी भी देखिए जनरली कोई भी पर्सन काम करना पसंद नहीं करता, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस सेक्शन को डेवलप करने में हेल्प प्रोवाइड करें। और कोई भी सेक्शन डेवलप कब हो सकता है? जब वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएंगी। जब लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाता है और वो डेवलप हो जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट देना है तो उसको उसके काबिल बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? स्कूल्स ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, आप सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इट दैट क्लियर? तो आपने सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया, फिर सोसाइटी के लिए काम किया। दो चीजें क्लियर हैं, तो दो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए। हाँ सर। थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सर पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? देखिए बच्चों, जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपके साथ कुछ लोग जुड़े होते हैं। जितने भी लोग हैं वो आपसे जो जुड़े हैं उन सबकी कुछ ना कुछ अलग नीड्स होती हैं, कुछ उनकी वांट्स होती हैं जिसके लिए वो आपसे जुड़ते हैं। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होगी तो कोई भी पर्सन आपके साथ काम करना नहीं चाहेगा। यही चीज बताता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन आर मेड अप ऑफ पीपल हु आर ऑल बिकम पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर डाइवर्स नीड। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? लोगों से बनती है ऑर्गेनाइजेशन। अब जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में है उन सबकी अपनी अलग अलग नीड होती है जिसको पूरा करने के लिए वो आप लोगों से जुड़े हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। दे नीड पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उनको क्या चाहिए? पर्सनल ग्रोथ, उनकी खुद की ग्रोथ हो और वो डेवलप हो सके। मैनेजमेंट हैड टू रिकंसाइल पर्सनल गोल फॉर हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो उनकी नीड्स को एनालाइज करे और सेटिस्फाई करने की कोशिश करे ताकि हर कोई मिलजुल के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके। सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं, मोटिवेटेड हैं, तो वो आपके लिए किसी भी हद तक काम करके चले जाएंगे। सर इसका कोई एग्जांपल, मैं इसका बड़ा ही रियल एग्जांपल आपको देता हूं। अगर बच्चों आपको 26/11 का अटैक याद हो, ताज होटल पे जब आपका अटैक हुआ था, उस दौरान जो ताज होटल का स्टाफ था उसने भागने के बजाय पूरी जी जान लगाई थी कि वो जितने लोगों को बचा सके। स्टाफ मेंबर ने पूरी अपनी कोशिश की कि जितने भी लोग जो गेस्ट आए हुए थे होटल में उनको बचाने की कोशिश करें। ठीक है, सबको अपनी जान प्यारी थी, लेकिन ये क्या थी? ये लॉयल्टी थी। क्यों? क्योंकि रतन टाटा जी जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज की बहुत केयर करते थे। तो वो उनसे इतने हैप्पी थे, उनके साथ इतने खुश थे कि उनके लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार थे। यही चीज बताता है सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते तो सबसे पहले वही गायब होते। इज दैट क्लियर? तो ये आपके क्या थे? ये ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आपका टॉपिक था। अब इसके हम कुछ केस स्टडी देखते हैं। चलिए, केस स्टडी नंबर 4। इसमें क्या है? टू मीट ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म द मैनेजमेंट ऑफ PQR लिमिटेड ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू फिजिकली चैलेंज पर्सन। ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए फर्म ने क्या किया? PQR लिमिटेड एक फर्म है, उसके मैनेजमेंट ने क्या किया? एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर दी। किसको? फिजिकली चैलेंज पर्सन को।
ठीक है। आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज ट्राइंग टू अचीव, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आपको बताना है कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है। अब जरा ध्यान से यहाँ पे सुनना बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये कुछ जगह पे अलग है, कुछ जगह पे अलग है। सर अलग क्या है? कुछ जगह अगर आप इसका आंसर देखें तो आपको वहां पे मिलेगा सोशल ऑब्जेक्टिव। अगर आप भी ध्यान से पढ़ें तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सर आपने बताया था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सोशल ऑब्जेक्टिव में होता है ना? बिल्कुल सही। ये आंसर आपका सही कब होता, जब स्पेसिफिकली क्वेश्चन ये पूछता कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कौन सा यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है, देन आपका सोशल ऑब्जेक्टिव आंसर बिल्कुल करेक्ट होता। बट बच्चों जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे उसने क्या पूछा है, आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है यहाँ पे ये कौन सा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आप फुलफिल कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव आपने पढ़े थे उसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लग रहा है, ये इसने यहाँ पे पूछा है। और एम्प्लॉयड किए हैं उन्होंने किसको? फिजिकली चैलेंज पर्सन को, उन्होंने उनको एम्प्लॉयमेंट दी है, यानी आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज हो गए। और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका बिजनेस बढ़ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ इज द करेक्ट आंसर। तो ग्रोथ, सिंस नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज इंक्रीजिंग इट लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड हेंस ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंपनी की ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट इसके बाद केस स्टडी नंबर 5, approximately 220% work in Bhargav agency. All these fall come from various castes. वो सब various caste से आए हैं, creed से आए हैं, background से आए हैं, and they have diverse hobbies. और उनकी hobbies भी अलग अलग है। Company has tradition of organizing tournament in variety of area. कंपनी का क्या है? ट्रेडिशन है, वो अलग अलग जगह पे टूर्नामेंट करती है। ठीक है। वन ऑफ द टॉपिक ऑफ कंपटीशन वाज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कंपनी। उसमें एक टॉपिक था कि आपकी कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन है। द प्राइमरी एक्सट्रैक्ट ऑफ द ओपिनियन ऑफर्ड बाय वन ऑफ द कंपटीटर वर फॉलोइंग। जो एक कंपटीटर था उनका, उसकी ओपिनियन क्या थी? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वांट माय इनकम टू बी एटलीस्ट इक्वल टू दैट ऑफ अदर पीपल डूइंग सिमिलर जॉब। सबसे पहले इसने क्या बोला कि भाई मैं सबसे पहली चीज क्या चाहता हूं कि मेरी जो इनकम है वो इतनी हो कि एटलीस्ट कम से कम इक्वल हो जो अदर लोग सिमिलर जॉब कर रहे हैं, मतलब मेरे जैसी जो लोग जॉब कर रहे हैं और उनको जो पैसे मिल रहे हैं एटलीस्ट मेरी उतनी इनकम होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए मैं किसी लेवल पे हूं, एक कंपनी मुझे 50,000 दे रही है, उसी लेवल पे कोई कंपनी 1 लाख रुपए भी दे रही है। तो कहने का मतलब है कि भाई अगर इस लेवल का कोई काम है तो मुझे एटलीस्ट उनके इक्वल मुझे इनकम मिले। बिसाइड आई एक्सपेक्ट द अदर बाउंसेज बोनसेज सॉरी अदर बोनसेज, जिसको बोनस भी मिले इसके साथ साथ। सेकंड, आई वांट द एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन टू बी सच दैट इट गिव ऑल वी नीड पीर रिकॉग्नाइजेशन। और एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो जो कि हमें जो है कंफर्टेबल फील कराए, पीर रिकॉग्नाइजेशन भी मिले, एम्प्लॉयज का रिकॉग्नाइजेशन। फाइनली आई बिलीव दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। और हम ये भी बिलीव करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हमें पर्सनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी भी दे। ये क्या है? बेसिकली वो ओपिनियन रख रहे हैं। सिमिलरली द अदर अटेंडेज शेयर देयर पर्सपेक्टिव ऑन द सब्जेक्ट। और इसी तरीके से और जो बाकी वो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने अपने ओपिनियन रखे। स्टेट द ऑब्जेक्टिव, गिव हेयर ऑल्सो स्टेट लेवल ऑफ नीड। तो ये यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि बताइए वो किस चीज से रिलेटेड आपसे बात कर रहे हैं, मतलब ये बिजनेस के मैनेजमेंट के कौन से ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है बच्चों, एम्प्लॉइज अपनी नीड्स की बात कर रहे हैं, दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो मैनेजमेंट का पर्सनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आ रहा है। अब इसने साथ में क्या पूछा? ऑब्जेक्टिव तो बताना है, ऑल्सो टेक लेवल ऑफ नीड। उनकी नीड क्या है? पहली चीज फाइनेंशियल नीड, वो कह रहे भाई पैसे मिलने चाहिए। सोशल नीड, आपको एक्नोलेजमेंट देयर
पीस, मतलब एम्प्लॉइज के साथ उनका एक रुतबा बने, एक रिस्पेक्ट मिले, लेवल बने। और हायर लेवल नीड, मतलब जो डिजायर एडिक्वेट पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, की उनकी डेवलपमेंट इतनी हो कि वो क्या कर सके, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट भी हो सके। इट दैट क्लियर? तो ये आपके दो केस स्टडी थे जो रिलेटेड टू किससे थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आपको जरूर उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, चलिए अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसका कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ तो बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, अभी आपने मैनेजमेंट का फीचर्स पढ़ लिया, उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है सर, उसकी जरूरत, उसके फायदे क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत सारे रीजन हैं, और जिसमें मेन 5 रीजन क्या है। सबसे पहला, अचीविंग ग्रुप गोल। दूसरा, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। चौथा, इंक्रीज एफिशिएंसी। पांचवा, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इनको हम वन बाय वन समझते हैं बच्चों कि ये क्या चीज है। सबसे पहला, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। देखिए, मैनेजमेंट मैंने आपको फीचर्स में बताया था, इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। और जब ग्रुप एक्टिविटी है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, वो तभी अचीव होता है जब आप सभी ग्रुप में काम करते हैं। और जब एक ग्रुप किसी गोल को अचीव करता है तो उसको ग्रुप गोल कहा जाता है। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला फायदा यही होता है कि अगर चीजें मैनेज हो रही हैं, प्रॉपरली चीजें मैनेज कर रहा है मैनेजमेंट, तो आपका गोल तुरंत और जल्दी से जल्दी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव हो जाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ, मैनेजमेंट अपने आप के लिए नहीं, बट फॉर अचीविंग द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। द टास्क ऑफ मैनेजर इज टू गिव कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग ओवरऑल गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपके मैनेजर जो होते हैं उसका क्या काम होता है कि आपको एक कॉमन डायरेक्शन दे, ताकि आप सभी एक डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स लगा सके और गोल को अचीव कर सके। ठीक है, तो ये आपका क्या है, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। दूसरा आता है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बच्चों आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में हेल्प करते हैं। देखिए, अगर कोई मैनेजमेंट अपना गोल अचीव कर पाता है तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन को। अब ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉफिट है वो किसने करवाया, एम्प्लॉयज ने। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कराएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी तो एम्प्लॉयज के नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करेगी। द आंसर इज यस। तो आप अगर अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं तो उसका फायदा ऑर्गेनाइजेशन को होगा, और जब ऑर्गेनाइजेशन को आपके काम से फायदा होता है तो ऑर्गेनाइजेशन आपको भी फायदा देती है। A manager motivate and lead his team in such a manner that individual member are also achieve personal goal while contributing to the overall organizational objective। ठीक है, तो जब कोई भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में अपने एफर्ट्स लगाता है तो उसके साथ साथ उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट सोसाइटी को डेवलप करने में भी हेल्प करता है। सर ऐसा कैसे, देखिए, जब आपका मैनेजमेंट जो है अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन काम अच्छा कर पाएगी, और हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटी करती है, सोसाइटी के लिए काम करती है, तो उससे सोसाइटी को बेनिफिट होगा। देखिए, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टू सर्व द पर्पज ऑफ डिफरेंट ग्रुप दैट कॉन्स्टिट्यूट इट। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप जो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं उनके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हेल्प करती है, वो भी उसका ऑब्जेक्टिव होता है।
In the process of fulfilling all these, management help in development of the organization. इन सबको पूरा करने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में। और जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है तो थ्रू दैट इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगी तो सोसाइटी भी डेवलप हो जाती है। तो ये अभी तक हमने 3 पढ़े। पहला अचीविंग ग्रुप गोल, दूसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, तीसरा डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंक्रीज एफिशिएंसी। देखिए, अगर आप चीजों को ठीक तरीके से मैनेज करते हैं, अगर आप चीजों को ठीक तरीके से मैनेज करते हैं तो इससे बच्चों आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग प्रॉपरली काम करते हैं, मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी का मतलब मिनिमम इनपुट मोर आउटपुट। सर ऐसा कैसे हो जाता है? आप जब किसी भी चीज को बार बार करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं। बच्चों, आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ खाने के लिए चीज बनाई होगी। मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, चाय। ठीक है, टी जो है वो हर बच्चा कभी ना कभी बनाता है। याद करो वो दिन जब आपने फर्स्ट टाइम टी बनाई। जब आपने फर्स्ट टाइम टी बनाई होगी तो वो इतनी अच्छी नहीं बनी होगी। कभी इसमें चीनी कम हो जाती है, कभी दूध कम हो जाता है, कभी दूध ज्यादा हो जाता है, कभी चाय पत्ती ज्यादा हो जाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जब आप धीरे 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 बनाने लगे, आपने 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार जब आपने बना ली, तो अगर मैं आज की परफॉर्मेंस आपसे पूछूं तो आप बहुत ही शानदार अच्छी चाय बनाने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि अब आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है। आपको पता चल गया किसने आपको क्वांटिटी में कितने इंग्रेडिएंट को यूज करना है। ठीक है, इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय कंटिन्यूसली काम करते हैं तो इस और मैनेजमेंट के साथ करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। द एम ऑफ मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर planning, organizing, directing, staffing, controlling activity of the organization। जब एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, स्टाफ करता है, डायरेक्टिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, तो हर चीजें प्रॉपर वे में काम करने लग जाती हैं और इसी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर? हाँ सर। एंड द लास्ट वन इज मैनेजमेंट क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है? डायनामिक बनाता है ऑर्गेनाइजेशन को। डायनामिक का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होना। अगर बच्चों आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगे तो आप आउटडेट हो जाओगे। ठीक है, अगर आप आउटडेटेड हो गए तो आप वैसे ही काम नहीं कर पाओगे। आप एग्जांपल ले लो नोकिया का। आज की डेट में देखिए, नोकिया पहले के टाइम पे उसके टक्कर के मोबाइल कोई नहीं बनाता था। इतने अच्छे मोबाइल थे, आप फेंक के मार दो दीवार में, वापस असेंबल करो, बात करो, कोई टेंशन नहीं। आज का मोबाइल हल्का सा ऊपर से गिर जाता है तभी खराब हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे नोकिया बहुत अच्छे फोन बना रही थी। लेकिन आज नोकिया है ही नहीं, कोई याद ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाई और यही रीजन है वो मार्केट से आउटडेट हो गई। तो बच्चों यही चीज है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर एनवायरमेंट के साथ या सोसाइटी में जो चेंज आ रहे हैं उसके साथ अगर अपने आप को चेंज नहीं करेगी तो वो क्या हो जाएगी? ऑर्गेनाइजेशन आपकी सोसाइटी से आउटडेट हो जाएगी और वो बिजनेस से बाहर हो जाएगी, वो काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए मैनेजमेंट क्या करता है? हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अपने आप को चेंज कर सके और जो पीपल की नीड है, वांट्स है, उसके अकॉर्डिंगली चीजों को अडेप्ट कर सके और वो बिजनेस में बनी रह सके। तो ये आपका मैनेजमेंट है जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाने में। ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फंक्शन इन एन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? आपका माहौल। ये आप चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट में हम डिटेल में बात करेंगे। विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अब एनवायरनमेंट है, चेंज होता रहता है, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश, है ना। तो बेटा यहाँ पे मैनेजमेंट हेल्प करता है पीपल अडेप्ट टू दी चेंज सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज।
ऑर्गेनाइजेशन उस कॉम्पिटिटिव एज को मीट कर सके, उसकी रिक्वायरमेंट को मीट कर सके, इसीलिए वो जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होती रहती है। इज दैट क्लियर? तो ये है आपका मैनेजमेंट क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 5 आपके ऑब्जेक्टिव थे। पहला ग्रुप गोल, दूसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, तीसरा एफिशिएंसी, चौथा डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो आपका ये क्या था, ये 5 आपके क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ हम अब इस चीज को समझते हैं एक केस स्टडी के साथ। देखिए बच्चों, ए फ्लोर मैनेजर ऑफ मॉल इज ए वेरी गुड मैनेजर, एक अच्छा मैनेजर था। ही as he utilized all the function of management to minimize cost of maintenance of his area। एक फ्लोर मैनेजर था जो कि काफी अच्छा था और वो मैनेजमेंट के हर फंक्शन को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करता था। He direct all staff member under him to follow the target and advise them to put their efforts in the direction of achievement of these target। वो हर अपने जो स्टाफ मेंबर थे जो उसके अंडर काम करते थे उनको डायरेक्शन देता था, टारगेट के बारे में बताता था और उनको एडवाइज करता था कि वो अपने एफर्ट्स इसी डायरेक्शन में करें जिससे उनके टारगेट अचीव हो जाएं। अंडर हिज गाइडेंस एम्प्लॉय एडमिट दैट दे लर्न लॉट एंड आर एबल टू मीट देयर टारगेट। और जो उसके एम्प्लॉय थे वो ये दावा करने लगे कि उस मैनेजर के अंडर उन्होंने काफी कुछ सीखा और वो अपने टारगेट को इजिली अचीव करने लगे। दिस हैड लीड टू इंक्रीज इन देयर सैलरी, इससे उनकी सैलरी बढ़ी। आइडेंटिफाई इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन से इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड है। तो सबसे पहली चीज मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। देखिए बच्चों, उनके जो है आपका वो सारे फंक्शंस को यूटिलाइज कर रहे हैं जिससे उनकी कॉस्ट कम आ रही है, तो वो एफिशिएंट हो गई, तो मैनेजमेंट एफिशिएंसी बढ़ा देता है। दूसरा, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, वो अपना टारगेट पूरा अचीव कर पा रहे हैं तो इससे ग्रुप गोल हो गया। तीसरा, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी जो है वो फुलफिल कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग अपना टारगेट पूरा कर रहे थे तो आप लास्ट लाइन देखिए, इंक्रीज देयर सैलरी, तो उनकी सैलरी बढ़ रही है, तो सैलरी बढ़ रही है तो सैलरी क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आज के आपके जो 2 टॉपिक थे, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे बच्चों। आपने इसके केस स्टडी बनाने हैं जो आपकी बुक्स में गिवन है। हाँ, अब नेक्स्ट क्लास में हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक करेंगे। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका क्वेश्चन पक्का पक्का आता है, ये 3 to 6 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है कई बार, तो ध्यान रखिएगा। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको समझने के लिए आपको पहले जो अभी तक आपने टॉपिक किए हैं, 4 टॉपिक हमारे हो गए, उनको आपने अच्छे से करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।